नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। न्यूज एट 4 की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से खबर है, जहां ज्ञानवापी सर्वे का वीडियो लीक मामले में जितेंद्र सिंह के आवेदन पर 4 जुलाई को सुनवाई होगी। आपको बताएं, जितेंद्र सिंह बिसेन ने सीबीआई जांच की मांग की है। सर्वे का वीडियो लीक होने के बाद इस जांच की मांग की है। तो देखिए, जितेंद्र सिंह बिसेन का कहना है कि यह वीडियो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके अगर ये लीक हुआ है तो लीक कैसे हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए। और ना सिर्फ जांच होनी चाहिए बल्कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इनकी इस याचिका पर 4 जुलाई को सुनवाई होनी है। तो देखिए, वाराणसी ज्ञानवापी वीडियो लीक सर्वे का होता है, इसके बाद ये बड़ी अपडेट आई है। 4 जुलाई को सुनवाई कोर्ट करेगा। जितेंद्र सिंह ने जो याचिका दी थी और इसमें मांग ये है कि वीडियो कैसे लीक हुआ इस बात की जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसी पर कोर्ट इनके पक्ष को सुनेगा। 4 जुलाई तारीख तय हो चुकी है। जितेंद्र सिंह बिसेन के आवेदन पर कोर्ट ये वक्त तय कर चुका है। 4 जुलाई को सुनवाई होगी। इस पूरे मामले पर जो मांग है जितेंद्र सिंह बिसेन की, उसे क्या मानना चाहिए या नहीं, कोर्ट का रुख तय हो सकता है 4 जुलाई को। जितेंद्र सिंह बिसेन ने ज्ञानवापी सर्वे 3 दिन तक जो सर्वे चला था उसकी वीडियोग्राफी की गई थी। इसी की रिपोर्ट सौंपी जानी थी और मसला था कि इसे सार्वजनिक किया जाए कि नहीं। जितेंद्र सिंह बिसेन का मानना है कि इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था और अब जब ये वीडियो सामने आया लीक हो करके, तो इसके लिए उनकी मांग क्या है यह हमने आपको बताई। चलिए, ज्यादा जानकारी सहयोगी नीतीश से लेते हैं, वो फोन लाइन पर मौजूद है। नीतीश, क्या कह रहे हैं जितेंद्र सिंह बिसेन, किन किन मांग के साथ वो कोर्ट पहुंचे हैं? लता, अगर मांगों की बात कर ले तो जितेंद्र सिंह बिसेन का साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो वीडियो लीक हुआ है ये कैसे लीक हुआ है, आखिर उसके पीछे कौन है। और आज जितेंद्र सिंह बिसेन की यही मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। अब ये न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो क्या आदेश देता है, कैसे देता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से वादी पक्ष 2 खेमों में बटा हुआ है, कहीं ना कहीं जितेंद्र सिंह बिसेन का एक खेमा है और दूसरा खेमा अगर बात करें तो हरिशंकर जैन, विष्णु जैन से जुड़े हुए जो 4 वादी जन है वो अलग खेमा है। तो ऐसी स्थिति में वीडियो लीक होता है। जो वादीगण है, जो 4 वादी है, वो ये कहते हैं कि हम भी जांच की मांग करना चाहते हैं कि आखिर ये वीडियो लीक कैसे होगा। जैसे ही हमारे हाथ में ये लिफाफा आता है उसके कुछ ही मिनटों के बाद ये वीडियो लीक हो जाता है। तो हमें अपने बचने के लिए भी कोर्ट में अर्जी लगानी है, उन्होंने लगाई। और इसके साथ ही आगे इस तरह की चीजें कैसे आ गई इस पर कहीं ना कहीं जांच हो जाए। तो इसे लेकर जो 4 वादी है उन्होंने भी अर्जी लगाई है और इसके साथ जितेंद्र सिंह बिसेन और मुस्लिम पक्ष यानी प्रतिवादी पक्ष ने भी इस मामले में जांच की मांग की है। तो अब ये देखना होगा कि 4 जुलाई को जब सुनवाई होती है तो उस सुनवाई में कोर्ट का निर्णय क्या होता है। लता, बिल्कुल, तो दोनों पक्ष का ये कहना है कि जो वीडियो हमें सौंपा जाना चाहिए था उसके लीक होने की वजह क्या है, इसके पीछे कौन है, ये जांच जरूर होनी चाहिए। इसी मांग के साथ 4 जुलाई को सुनवाई होनी है जितेंद्र सिंह बिसेन की इस मांग वाली याचिका पर। शुक्रिया नीतीश जानकारी के लिए। देखिए, वाराणसी से ही खबर है, जहां जिला जज ने हिंदू महिलाओं की सर्वे रिपोर्ट लेने से मना करने की खबर आ रही है। 4 जुलाई को लीक वीडियो पर आदेश पारित करने की बात कही है और मुस्लिम पक्ष ने भी लीक वीडियो पर कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। यानी यहां पर दोनों पक्ष इस वीडियो के लीक होने पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दोनों ने इस बात के लिए आवाज उठाई है कि जांच होनी चाहिए कि आखिरकार वीडियो लीक कैसे हुआ। बिल्कुल, हम लोगों ने कल ही निर्णय लिया था कि इसको सीलबंद, हम लोगों को लिफाफे में मिला सीडी और मिलने के उपरांत हम लोगों ने खोला भी नहीं, देखा भी नहीं, तब तक जो है सारे चैनलों पे चलने लगे। इसलिए माननीय न्यायालय में आज हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र के साथ इसको सरेंडर करने का हम लोगों ने निर्णय लिया था। हम लोगों ने प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को दिया था। माननीय न्यायालय सुनवाई के उपरांत उन्होंने कहा कि 4 जुलाई को जिस दिन डेट पड़ी हुई है आप लोग उसी दिन डेट पे आइएगा, सुनवाई होगी कि उसको वापस लेना है कि नहीं लेना है, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। हम लोग लेके गए तो न्यायालय के पास, न्यायालय में दिया गया है, क्योंकि हम लोग को सत्यापन हम लोग से लिया गया था कि हम लोग इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। लेकिन वो 15-20 मिनट बाद ही सार्वजनिक हो गया, न जाने कहाँ से आ गया। तो हम लोग कोर्ट में अपनी सच्चाई लेके गए थे कि देखिए हम लोग का एक भी लिफाफा खुला नहीं है, सील पैक है, लेकिन वो सार्वजनिक हो गया है। तो कोर्ट ने हम लोग को 4 तारीख का समय दिया है कि 4 तारीख को जो भी होगा। मतलब हम लोग सरेंडर करने गए थे लेकिन माननीय जज ने नहीं लिए।
बोले कि 4 जुलाई को मतलब आप सुरक्षित रखिए, 4 जुलाई को जो कार्रवाई होगी 4 जुलाई को। जांच कोई मतलब जो लीक किया है उसके ऊपर तो कार्रवाई होबे करेगा, चाहे भी जो हो, चाहे हिंदू पक्ष की हो चाहे मुस्लिम पक्ष की हो, लेकिन कार्रवाई तो होगी उन लोग के ऊपर। तो सुना आपने किस तरीके से दोनों पक्ष का कहना है कि जिसने भी लीक किया है इस पूरे तथ्य को और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीएम योगी ने सदन में बजट सत्र के समापन के दौरान अखिलेश यादव पर एक के बाद एक कई वार किए। सीएम ने दुष्यंत कुमार की शायरी के जरिए चुटकी लेते हुए कहा कि कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। वहीं अखिलेश के राहुल वाले बयान पर भी हमला बोला। मैं देख रहा था कि अचानक अपने भाषण को आगे बढ़ाते बढ़ाते नेता प्रतिपक्ष उस दिन बाद में कुछ ऐसे मुद्दों पे आ गए जिनका बजट से संभवतः बहुत वास्ता रहा हो या न रहा हो। और कुछ ऐसी बातों को इस सदन में कहने लग गए थे जिसका खामियाजा प्रदेश अतीत में बहुत भोग चुका है, आज से उभर चुका है प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उनके भाषण से मुझे दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ, राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क केवल ये है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई करते हैं। अखिलेश पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमसे नहीं, चाचा शिवपाल से ही कुछ सीख लेते। मुझे लगता है कि थोड़ा भी नेता प्रतिपक्ष हम लोगों से नहीं मानते, हो सकता है वे पूजा न करते हो, लेकिन मैं वही आ रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर आपने चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता तो पूजा कैसे होती है और पूजा में जब स्वीकार कर लेना, आप देखते होंगे घरों में जब पूजा होती है हर एक जगह मूर्ति नहीं होती। गाय का गोबर, आप इसीलिए चाचा के संपर्क में आने का परिणाम है ये। अब इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप उस गोवर्धन को कहते थे कि गोबर हमें नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भाजपा के सभी 8 राज्यसभा उम्मीदवारों ने आज नामांकन कर दिया। लखनऊ विधानमंडल में आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेंद्र नागर, राधा मोहन दास अग्रवाल, बाबू राम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव और मिथिलेश कुमार, डॉक्टर के लक्ष्मण ये कैंडिडेट हैं। इन्होंने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और यूपी सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। तो देखिए तस्वीरें आई नामांकन की, जहां सभी 8 उम्मीदवारों ने आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया। और देखिए किस तरीके से ये नॉमिनेशन फाइल करती तस्वीरें आई। सीएम मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, और इसके साथ कैबिनेट के कई मंत्रियों को भी देखा गया आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। जहां
इन कैंडिडेट्स का जीतना बस औपचारिकता मात्र है। आज बड़ी तस्वीर यही निकल करके आई। तो देखिए, नामांकन के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि पार्टी का आशीर्वाद मिला है और पार्टी के निर्देश का पालन करूंगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आए। पहले आइए। सर, नामांकन हो गया, जीत तय है, राज्यसभा जा रहे हैं। माने दो, जो आपने ज्वाइनिंग कमेटी में काम किया उसका इनाम इसे पार्टी का निर्देश मिला है, पार्टी का आशीर्वाद मिला है, इतना ही कहना चाहूंगा। अभी तक तो विधानसभा में, राज्यसभा में किस तरह से पार्टी को निश्चित तौर पर पार्टी के निर्देश का पालन करूंगा और विधानसभा की नियमावली के अंतर्गत जनता और कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करूंगा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जो पार्टी की तरफ से निर्देश होंगे उनका पूरा पालन किया जाएगा। तो राज्यसभा उम्मीदवारों ने 8 उम्मीदवारों ने आज नामांकन दाखिल किया है और नामांकन दाखिल करने के बाद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि अब तक योगी जी के नेतृत्व में काम किया है और अब पीएम मोदी के निर्देश में काम करूंगा। उन्होंने कहा कि उनके लिए राज्यसभा जाकर सेवा करने का मौका मिलना सौभाग्य की बात है। राधा मोहन दास अग्रवाल जी आ गए। सर, क्या कहना चाहेंगे? रास्ता बिल्कुल क्लियर। अब राज्यसभा में किस तरह से मजबूती से पक्ष रखेंगे? जिस मजबूती से हम लोगों ने 20 साल विधानसभा में काम किया है, उसके अनुभव को जोड़ते हुए और अधिक मजबूती से देश के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। अब तक हमने योगी जी के नेतृत्व में काम किया है, अब दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में काम करेंगे। यह मेरे जीवन का सौभाग्य है कि अब मैं अपने ज़िले और प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के विकास में, पूरे देश की समस्याओं के समाधान में अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। सर, लगातार चुनाव जीतने के बाद 22 में आपने सीट छोड़ी मुख्यमंत्री के लिए। माना जाए पार्टी ने कहीं ना कहीं जो आपने काम किया पार्टी के लिए उसका इनाम दिया राज्यसभा में? नहीं, हमारे यहाँ सीट छोड़ना और इनाम की प्रक्रिया ये सब नहीं चलती है। हम लोग के स्थान बदले जाते रहते हैं। जब मैं सीट योगी जी को टिकट दिया जा रहा था तब भी मैं जानता था कि क्या होने वाला है, और आज जब मैं शपथ ले रहा हूँ तो उस समय भी योगी जी जानते थे क्या होने वाला है। तो उस समय न कोई सीट पकड़ी गई, न छोड़ी गई, और न ही ये कोई इनाम है, न कोई, ये तो अपना काम है। उन्होंने कहा ना ये कोई इनाम है, ये सिर्फ अपना काम है जो उन्होंने किया था। तो यहाँ पर देखिए राधा मोहन दास अग्रवाल दूसरे नंबर पर, उन्होंने यहाँ पर जो प्रक्रिया थी नामांकन की वो हुई। वहीं नामांकन के बाद राज्यसभा उम्मीदवार दर्शना सिंह ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। भाजपा सबका साथ सबका विकास पर काम करती है, समाज का कोई वर्ग अछूता ना हो, इस पर काम किया जाता है। जो भी अच्छा होगा राज्यसभा में मुद्दे को वो उठाएंगे। दर्शना जी हमारे साथ मौजूद है। दर्शना जी, पहले तो बधाई हो, और बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए है अब। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मैम, 2024 को ध्यान में रख के सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक एक नाम तय किया गया, किस तरह से अब आपकी भूमिका रहने वाली? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम करती है। समाज का कोई भी वर्ग अछूता ना हो, इस दृष्टिकोण से पार्टी का निर्णय होता है। और पार्टी समाज में जो सबसे निचला वर्ग है वो भी जो है मजबूत बने, इसके लिए काम कर रही है। इसके लिए हम सभी राज्यसभा में किस तरह से मुद्दे उठाएंगे, कितनी मजबूती से? मैं जो भी अच्छा हो सकता है समाज को बेहतर बनाने के लिए, इस देश और राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए जो भी हो सकता है हम सभी करेंगे। यहाँ पर दर्शना सिंह जी को सुना, उन्होंने कहा कि पार्टी जो है देखिए हर चीज़ को ध्यान में रखते एक आदमी का नाम लिया है, हर वर्ग के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है। और अगर बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में देखिए जो भी जनहित के मुद्दे होंगे उनको पूरी प्रमुखता के साथ में उठाया जाएगा। बात कर रही है, और देखिए अब एक एक करके और जो प्रत्याशी हैं उनके भी आने का सिलसिला जारी है। दर्शना सिंह से भी हमने बात की थी, यहाँ पर अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएँ। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर तस्वीरें इस समय